नमस्कार। 2026 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। एआईएडीएमके गठबंधन के बावजूद पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। अब तमिलनाडु बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु बीजेपी में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी तमिलनाडु के अपने प्रदेश अध्यक्ष नैना नागेंद्रन को हटाएगी? क्या फिर से बीजेपी अन्नामलाई को तमिलनाडु की कमान सौंपेगी? अभी जो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए उसमें एनडीए को बुरी तरह हार मिली। एनडीए में एआईएडीएमके भी शामिल था। इसके बाद चेन्नई से दिल्ली तक बीजेपी में जो ऑर्गेनाइजेशन हलचल है वो बहुत तेज हो गई है। नैना नागेंद्र दिल्ली आए, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। उधर बीजेपी कोर कमेटी की भी लगातार बैठक हो रही है और अब यह माना जा रहा है कि तमिलनाडु बीजेपी में बहुत जल्द ही बदलाव हो सकता है। बीजेपी सिर्फ हार की समीक्षा नहीं कर रही बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2024 में जिस बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था वो 2026 में आते आते अचानक इतनी बुरी तरह क्यों कोलैप्स हो गया। सवाल का जवाब खोजा जा रहा है। सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बीजेपी के सामने आ रहा है, वो है अन्नामलाई। कभी तमिलनाडु बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे अन्नामलाई, वह युवा आईपीएस अधिकारी जिसने अपना कैरियर छोड़कर गुस्सैल युवा एंग्री यंग मैन बनने का फैसला किया था, जिसे मोदी और शाह का समर्थन हासिल था ताकि वह पार्टी की द्रविड़ राजनीति की कहानी को नए सिरे से लिख सके। लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। उनकी जगह नया नागरिक ने ले ली। अन्नामलाई के विपरीत जो आक्रामक और मीडिया में छाए रहने वाले नेता थे, नागेंद्र एक व्यवहारिक, संयमित और बिल्कुल अलग तरीके के नेता है। आज फिर पार्टी के अंदर चर्चा के केंद्र में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले चर्चा उनके उभार की थी, अब चर्चा इस बात की क्या उन्हें साइलेंट करना तमिलनाडु में बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित हुई। कुछ साल पहले तक अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में हर जगह दिखाई देते थे, सड़क पर, टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया पर और बीजेपी के हर छोटे से बड़े अभियान में। पूर्व आईपीएस अधिकारी की साफ सुथरी छवि, तेज बोलने का अंदाज और डीएमके पर सीधा हमला उन्हें बाकी तमिल नेताओं से अलग बनाता था। 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अन्नामलाई ने बीजेपी को एक ऐसा चेहरा दिया था जो सिर्फ दिल्ली के हिंदुत्व की विचारधारा का विस्तार नहीं था बल्कि एक स्थानीय जुझारू और क्षेत्रीय विकल्प भी था। उन्होंने पार्टी को हिंदी बेल्ट पार्टी की छवि से बाहर निकालने की कोशिश की। 2021 चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीती। पार्टी का वोट शेयर लगभग 2.6% रहा। उस समय यह आंकड़ा छोटा जरूर था लेकिन बीजेपी के लिए उम्मीद की शुरुआत थी, क्योंकि बीजेपी ने भले ही सिर्फ 4 सीटें हासिल की हो लेकिन पहली बार पार्टी कई सीटों पर नंबर 2 पर रही। इसके बाद अन्नामलाई ने वो किया जो तमिलनाडु बीजेपी में लंबे समय तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने एक यात्रा निकाली, एनएमएन मलक्कन यात्रा। 2023-24 में शुरू हुई यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, यह बीजेपी का सबसे बड़ा ग्राउंड कनेक्ट अभियान था। तमिलनाडु में गांव गांव जाकर खुद अन्नामलाई ने दिल्ली से भेजे गए नेता नहीं बल्कि तमिल नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश की और तमिलनाडु के लोगों को बताने की कोशिश की कि बीजेपी कोई बाहर की पार्टी नहीं है, बीजेपी हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं है बल्कि बीजेपी आपके बीच की ही पार्टी है। इस यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। इसका मकसद था द्रमुक राजनीति के खिलाफ माहौल बनाना और खास तौर पर डीएमके के जो उस वक्त सरकार में थी उसके खिलाफ माहौल बनाना और बीजेपी के लिए कैडर तैयार करना, बीजेपी की पहचान बनाना और लोगों तक पहुंचाना। इस यात्रा का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया। भले ही बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई लेकिन उसका वोट शेयर करीब 11% तक पहुंच गया। कई सीटों पर पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया और विश्लेषकों ने तो यहां तक मानने लगे थे कि अगर बीजेपी इसी लाइन पर लगातार काम करती रही तो तमिलनाडु में तीसरी बड़ी ताकत बन सकती है। यह सच भी साबित हो सकता था। पश्चिम बंगाल में 2016 में मात्र 3 सीटें थी। 2021 में बीजेपी ने अपने दम पर 77 सीटें हासिल की और 2026 में सरकार ही बना ली। तो वही पैटर्न की उम्मीद तमिलनाडु में भी की जा रही थी लेकिन बीजेपी ने अचानक यहाँ पर अपनी रणनीति बदल दी। अन्नामलाई लगातार बीजेपी मॉडल की बात करते थे, यानी वह कहते थे कि द्रमुक राजनीति से अलग हमें एक नया अल्टरनेट तमिलनाडु के लोगों को देना चाहिए। उनका मानना था कि तमिलनाडु में बीजेपी को द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों से अलग पहचान बनानी होगी। लेकिन दिल्ली का आंकड़ा अलग था। हाईकमान को लगा कि
बिना मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की सत्ता तक पहुंचना तमिलनाडु में बहुत मुश्किल है। इसलिए एआईडीएमके के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू हुई। यहीं से अन्नामलाई और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। तमिलनाडु की राजनीति से किनारे करने की कोशिश शुरू हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अन्नामलाई के कुछ बयानों ने जो अन्ना द्रमुक है उनके नेतृत्व को नाराज कर दिया। उन्होंने सीएम अन्नादुरई और जयललिता पर टिप्पणी की थी, जिसे अन्नादुरई ने अपमान माना। गठबंधन टूट गया। बाद में बीजेपी नेतृत्व को महसूस हुआ कि तमिलनाडु में अकेले लड़ना आसान नहीं है। फिर 2025 में बड़ा फैसला हुआ। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर नैना नागेंद्र को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि एआईडीएमके की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि अन्नामलाई को तमिलनाडु की राजनीति से दूर रखा जाए। अन्नामलाई किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अन्नामलाई किसी भी से बातचीत नहीं होगी, जो भी गठबंधन की होगी। और इसके बाद नागेंद्र को लाने का सबसे बड़ा मकसद एआईडीएम के साथ रिश्ते सुधारना था। बीजेपी ने साफ संकेत दिया था कि प्राथमिकता गठबंधन है, स्वतंत्र विचार और अन्नामलाई का इकला चलो की नीति नहीं। 2026 चुनाव के नतीजे ने लेकिन पूरी रणनीति पर बीजेपी के लिए सवाल उठा दिया और बताया कि अन्नामलाई जो कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। अगर उसी नक्शे कदम पर चलती बीजेपी तो शायद आज स्थिति कुछ और होती और सिर्फ एक ही सीट नहीं मिली होती। 2026 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बावजूद बीजेपी एक सीट ही जीत पाई। खुद नैना नागेंद्र अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। दूसरा, विजय ने जो वैक्यूम बना था युवा वोटर्स और एंटी इंक्यूबेशन का जो स्पेस खाली था उसे भर दिया। और यह वही स्पेस था जिसे अन्नामलाई धीरे धीरे बीजेपी के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यह बात कही थी कि एक एंटी द्रमुक रास्ता बन रहा है, जिसे भरने के लिए लोगों को किसी का इंतजार है और वो बीजेपी हो सकती है। बीजेपी ने जिस चेहरे के जरिए युवाओं अब पहली बार वोट देने वाले में जगह बनाई थी, उस चेहरे को अचानक पीछे धकेल दिया और इसका सीधा असर देखने को मिला, जिसका फायदा विजय को हुआ। अगर आंकड़े देखें तो तस्वीर और साफ होती है। 2021 विधानसभा चुनाव का वोट शेयर लगभग 2.6% था, सीटें 4। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 11% था, लेकिन सीट थी 0। 2026 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को सिर्फ सीट मिली और पार्टी का ग्राफ धरातल पर चला गया। यानी अन्नामलाई के दौर में बीजेपी का वोट बेस बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही पार्टी गठबंधन की पुरानी रणनीति पर लौटी तो अलग पहचान कमजोर पड़ गई। अब बीजेपी के अंदर दो धड़े हैं, दो राय है। एक वर्ग मानता है तमिलनाडु में पार्टी को लंबी लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिए अन्नामलाई जैसे आक्रामक युवा और स्थानीय चेहरे की जरूरत है। दूसरा वर्ग अभी भी मानता है कि बिना अन्ना द्रमुक के बीजेपी का राज्य में प्रतिस्पर्धा नहीं बन सकती। लेकिन 2026 के नतीजों ने कम से कम इतना जरूर साबित कर दिया कि गठबंधन के सहारे बीजेपी की सत्ता से दूरी कम नहीं होगी और बल्कि और बढ़ेगी। गठबंधन में रहने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि नैना नागेंद्र के भविष्य पर सवाल उठ रहा है और अन्नामलाई की वापसी की चर्चा फिर से जोरों पे है। फिलहाल दिल्ली में कोई अधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर यह माना जाने लगा है कि अन्नामलाई सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि वो तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रयोग थे और शायद बीजेपी ने उस प्रयोग को बहुत जल्दी ही रोक दिया। वह हिम्मत नहीं कर पाई इस प्रयोग को लेकर लंबे समय तक चलने की। अब सवाल सिर्फ यह है कि बीजेपी फिर से अन्नामलाई मॉडल पर लौटेगी या तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। अगर ये कोशिश करती है तो यकीन मानिए बीजेपी का कुछ नहीं मिलेगा वहां पे और बीजेपी को वापस अन्नामलाई के सामने लाना ही होगा। 2026 के नतीजे ने एक बात साफ कर दी है, तमिलनाडु में बीजेपी अभी भी अपना रास्ता खोज रही है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।